वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता भारत तरक्की याफ्ता गुजरात प्रोग्राम के दौरान पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए मकानात का किया इफ्तिताह। पीएम आवास योजना के इस्तफादा कुनंदगान से की बात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को लाया गया गुर्बत से बाहर। तारीखी राम मंदिर की तामीर और प्राण प्रतिष्ठा पर लोकसभा में बहस। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि राम और रामचरितमानस के बगैर नहीं किया जा सकता इस मुल्क का तसव्वुर। बीजेपी एमपी सत्यपाल ने शुरू की बहस। कहा कि श्री राम हैं तमाम जोग्राफियाई हुदूद से परे। राज्यसभा में मईशत पर हुकूमत की तरफ से लाए गए व्हाइट पेपर पर बहस। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुल्क की मईशत जल्द पहुंच जाएगी तीसरे नंबर पर। बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के रुकन सुशील मोदी ने कहा कि यूपीए का 10 साल दौरे-क़िदार सबसे ज्यादा था करप्ट। साबिक वजीर आजम एचडी देवेगौड़ा ने व्हाइट पेपर को बताया ऑपोजिशन के ब्लैक पेपर का मुंहतोड़ जवाब। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का सीएए पर बड़ा ऐलान। कहा कि आम इंतखाबात 2024 से पहले शहरियत तरमीमी एक्ट पर जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आजाद आदि महोत्सव का किया इफ्तिताह। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कबाइल की तरक्की को अहम करार दिया। कहा कि कबाइल का सकाफती फन मुल्क का है अहम विरसा। और इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम का ऐलान। कोहली सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं, जबकि एलके राहुल और जडेजा की टीम में हुई वापसी। फिट होने की सूरत में प्लेइंग 11 में होंगे शामिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मीडियम के जरिए तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता गुजरात प्रोग्राम से खिताब किया। गुजरात के 182 असेंबली हलकों के लाखों लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल हुए। इनमें हाउसिंग स्कीमों समेत मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के हजारों मुस्तफिदीन शामिल थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना और दीगर हाउसिंग स्कीमों के तहत तामीर किए गए 1,30,000 से ज्यादा मकानात का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद भी रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रधानमंत्री आवास योजना समेत मुख्तलिफ अवामी फलाई स्कीमों के इस्तफादा कुनंदगान से बातचीत भी की। गुजरात के मुख्तलिफ मकामात से आने वाले ने अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियों के अपने तजर्बात शेयर किए। इन इस्तफादा कुनंदगान ने मुख्तलिफ स्कीमों से हासिल होने वाले फवाइद के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने आम शहरियों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने के अपने अज़्म का इयादा किया। पीएम ने कहा कि उनके लिए मुल्क के लोगों, बिलखुसूस उनकी बहनों और बेटियों की नेक तमन्नाएं सब कुछ हैं। प्रोग्राम तरक्की याफ्ता भारत तरक्की याफ्ता गुजरात से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत सबको पक्की छत फराहम करने की सिमत तेजी से काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम अपनी हाउसिंग स्कीम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि नई टेक्नोलॉजी के साथ और तेज रफ्तारी से घर तामीर किए जा सके। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जितना पैसा गरीबों के घर के लिए दिया जाता था उसका करीब 10 गुना पिछले 10 वर्षों में दिया गया। इस वर्ष के बजट में भी हमने 2 करोड़ नए घरों की घोषणा की है ताकि हर गरीब के पास पक्का घर जरूर हो। साथियों, 2014 से पहले जिस गति से गरीबों के घर बनते थे उससे कहीं अधिक गति से आज गरीबों के घर बन रहे हैं। पहले गरीबों के घर के लिए पैसा मिलता ही बहुत कम मिलता था और उसे भी बीच में कटकी कंपनी बिचौलिए कोई 15,000 रुपये मार लेता था, कोई 20,000 रुपये मार लेता था, लूट लेते थे। अब पैसा भी 2.25 लाख रुपए से अधिक मिल रहा है और सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहा है।
वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत की तामीर आज मुल्क का अज़्म बन गया है। वज़ीर आज़म ने गरीबों, नौजवानों, खुराक फराहम करने वालों और ख़वातीन को तरक्की याफ्ता भारत का सुतून करार दिया। गरीब, युवा, हमारे देश का अन्नदाता, हमारा किसान, हमारी मातृशक्ति, हमारी नारी बहनें, ये विकसित भारत के आधार स्तंभ है। इसलिए इनका सशक्तिकरण हमारी प्रतिबद्धता है। और जब मैं गरीब की बात करता हूं तो उसमें हर समाज के परिवार आते हैं। ये घर मिल रहे हैं तो उसमें हर जाति के गरीब परिवार है। मुफ्त राशन मिल रहा है तो हर जाति के लाभार्थी को मिल रहा है। मुफ्त इलाज मिल रहा है तो हर जाति के गरीब लाभार्थी को मिल रहा है। सस्ती खाद मिल रही है तो हर जाति के किसान को मिल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि हर जाति के किसान को मिल रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीबों के लिए हर फलाई स्कीम से सबसे ज्यादा मुस्तफीद होने वाले दलित, ओबीसी और कबायली अफराद ही हैं। पीएम ने यह भी बताया कि पिछले 10 सालों में 10 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर आए हैं। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। सरकार इन 25 करोड़ लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी रही और इन 25 करोड़ साथियों ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया, सही तरीके से पैसों का उपयोग किया, योजना के लिए अपने जीवन को बराबर ढाला और 25 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करने में सफल हो गए। यानी मेरे नए 25 करोड़ साथी बन गए जिन्होंने गरीबी को परास्त किया है। आपको कल्पना आती है कि मुझे कितना आनंद होता होगा, मेरा विश्वास कितना बढ़ गया कि हाँ, ये योजनाएं हमें गरीबी से बाहर निकाल सकती है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज लोकसभा से खिताब करते हुए राम मंदिर की बहाली पर बहस के दौरान कहा कि राम और रामचरित्र मानस के बगैर मुल्क का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। राम का किरदार मुल्क के लोगों की रूह है। राम का जीवन ही अपने आप में परिपूर्ण। बचपन में ही शिक्षा संस्थानों की रक्षा के लिए विश्वामित्र के वहां रावणों का वध किया, अहल्या को सम्मान दिया, मां सबरी को गले लगाकर इस देश के गिरिजन और पिछड़े लोगों को गले लगाने का काम किया, महिलाओं का सम्मान किया और गिलहरी, गिद्ध, वानर, रींछ, वनवासी सबको जोड़कर सत्य पर सत्य की विजय का झंडा श्री राम ने फहराया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी अजीम हिंदुस्तान के सफर का आगाज है। ये दिन हमें मां भारती को विश्व गुरु के रास्ते पर ले जाने की राह हमवार करता है। 22 जनवरी का दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनः जागरण का दिन आज इतिहास में बन चुका है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 जनवरी के दिन मां भारती को विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन मान्य। उन्होंने कहा कि ये एक मिसाल बन जाएगा कि किस तरह से एक मुल्क अपने अक्सरियती मुआशरे के मजहबी अकायद को पूरा करने के लिए इतने सालों तक सब्र करता रहा। जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा एक डेमोक्रेटिक वैल्यू के रूप में देखा जाएगा कि कोई एक देश अपने बहुमती समाज की धार्मिक विश्वास की पूर्ति के लिए इतने समय धैर्य रखकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाता रहे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसकी पूर्ति हो। और नाज़रीन, आइए सुनते हैं कि वज़ीर आज़म लोकसभा के कामकाज पर क्या कह रहे हैं। एक प्रकार से आज का दिवस हम सबकी उन 5 वर्ष की वैचारिक यात्रा का, राष्ट्र को समर्पित उस समय का
देश को फिर से एक बार अपने संकल्पों को राष्ट्र के चरणों में समर्पित करना ये अवसर है। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो। ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 370 और मुल्क में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए कानून में तब्दीली पर भी बात की। अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान इसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल उस संविधान में एक दरार दिखाई देती थी, एक खाई नजर आती थी, एक रुकावट चुभती थी। लेकिन इसी सदन ने आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को, उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। और मैं मानता हूं जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है उनकी आत्मा जहां भी होगी जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे। ये काम हमने पूरा किया। जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। आज हमें संतोष है कि सामाजिक न्याय का जो हमारा कमिटमेंट है वो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को भी पहुंचा करके हम आज एक संतोष की अनुभूति कर रहे हैं। हम 75 साल तक अंग्रेजों की दी हुई दंड संहिता में जीते रहे। हम गर्व से कहेंगे देश को, नई पीढ़ी को कहेंगे, आप अपने पोते पोती को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले दंड संहिता में जिया, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जी, और यही सच्चा लोकतंत्र है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में व्हाइट पेपर पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि 2004 और 2014 के दरमियान मुल्क में इक्तिसादी इस्लाहात के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान मईशत को मुतासिर करने वाले गलत इक़दामात भी बंद नहीं हुए, जिसकी वजह से मुल्क की माशी हालत अबतर होती गई। Or after 2004, the 10 years. The promised reforms of the 1991 itself was not complete at that time. Subsequently, when there was an opportunity again between 2004 and 2014, no reforms. It's one thing to continuously tell us, what have you done, what have you done? The two-track approach which is required for the train to go forward. One, which is going to remove the malpractices impact on the economy, and two, not only carry forward those pending reforms which have been waiting from 91, but also even further to take the economy forward. So that is the track which we laid for ourselves, and there we go. We have reached a stage where the economy can now say, we've reached 5th position, we'll reach the 3rd in the coming years. वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी हुकूमत की तीसरी मुद्दत में हिंदुस्तान यकीनी तौर पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। The white paper, it is because, as I said, we have brought the economy to a certain level, and that level gives us the confidence that we are able to now say within the next few years, and that is why Honorable Prime Minister keeps saying, in my 3rd term, surely the economy will reach 3rd rank. And this is not without reason. And above all, again, once again, why now? There should be a record
for our posterity, so that we know what happens when the intent and the governance is not transparent, when the intent is not good, when the transparency is not available in governance, what can happen to the economy, which should never be repeated. We need to have governance clean. We need to have governance which is accountable, and not have governance which is through extra-constitutional bodies. राज्यसभा में आज सरकार की तरफ से लाए गए किरतासे अबियस पर बहस जारी है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुशील मोदी ने राज्यसभा में किरतासे अबियस पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा है कि यूपीए सरकार के 10 साल बदउनवानी के रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई वुज़रा को जेल भी जाना पड़ा। यूपीए के जो 10 साल थे, that was the most corrupt regime which this country has ever seen. मैं सदन को ये भी बताना चाहूंगा कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में उनके 7 मंत्री जेल गए। डॉक्टर ए रजा, दयानिधि मारन, सुरेश कलमडी, पवन कुमार बंसल, अश्विनी कुमार, वीरभद्र सिंह, अशोक चौहान, ये 7 लोग जो यूपीए सरकार में मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनको जेल जाना पड़ा। और बीजेपी एमपी सुशील मोदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस की वजह से चौधरी चरण सिंह को एतमाद का वोट नहीं मिल सका था। चौधरी चरण सिंह केवल 27 दिनों के लिए देश के प्रधानमंत्री रह पाए। कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन विश्वास मत हासिल करने के पहले कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया और से चौधरी चरण सिंह जी संसद का मुंह नहीं देख पाए। सुशील मोदी ने कहा कि राव जो माशी तब्दीली लेकर आए थे, कांग्रेस उसे आगे नहीं बढ़ा पाई। जो नरसिंहा राव इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, उस रिफॉर्म को आगे ले जाने में कांग्रेस के लोग नरसिंहा राव इकोनॉमिक रिफॉर्म को भूल गए। और आज राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के दरमियान भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के बारे में बहस हुई। इस दौरान चेयरमैन जगदीप धनखड़ इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि वो चौधरी चरण सिंह की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान राज्यसभा में काफी हंगामा और नारेबाजी हुई। ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर कांग्रेस लीडरों को मुखातिब करते हुए राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि आपने चौधरी चरण सिंह की तौहीन की है, आपने उनकी विरासत की तौहीन की है। आपके पास भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के लिए वक्त नहीं था। आज ऐवान में ऐसा माहौल बनाकर आप मुल्क के हर किसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पर हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए। राज्यसभा के चेयरमैन ने ऑपोजिशन लीडरों को रोकते हुए कहा कि ऐसी जबान का इस्तेमाल ना करें। मैं चौधरी चरण सिंह की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनकी अवामी जिंदगी बेदाग रही है और मुल्क के किसानों के तई उनकी लगन भी बेदाग थी। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। दरअसल जब आरएलडी लीडर जयंत चौधरी राज्यसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर ऑपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट ने एतराज किया कि उन्हें किस उसूल के तहत बोलने की इजाजत दी जा रही है। Meaning thereby, I must read the letter, satisfy Jairam Ramesh that what I am doing is right. Where are you doing it? Sir, you learn things now. I don't have to. I read it because you virtually insulted Chaudhry Charan Singh. You insulted his legacy. You had no time for Bharat Ratna Chaudhry Charan Singh. आज के दिन हर किसान के दिल पर आप चोट कर रहे हो, उसके दिल को दहका रहे हो। चौधरी चरण जैसे व्यक्तित्व के ऊपर इस प्रकार का वातावरण हाउस में करना, और हेड शुड गो इन शेम। मैं खुद पीड़ित हूं, दुखी हूं। और इससे कबल मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज जाफरानी टी शर्ट पहने पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, जिस पर नमो हैट्रिक के नारे दर्ज थे।
मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद के आखिरी बजट इजलास के आखिरी दिन पार्लियामेंट हाउस पहुंचने वाले मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मरकज में तीसरी बार मोदी हुकूमत बनने का दावा किया और कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार इस बार 400 पार। उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैट्रिक करेंगे और हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुंतखब हुए तो वो मजीद फलाह बहबूद फराहम करेंगे, मुल्क के करीब हिंदुस्तान की मजीद तरक्की के लिए काम करेंगे और मुल्क की इज्जत और वक़ार में मजीद इजाफा करेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने मजीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। मरकजी वजीर ने कहा कि हमने आर्टिकल 370 को खत्म किया, आर्टिकल 35A से निजात दिलाई और अयोध्या में एक अजीमुल शान राम मंदिर तामीर किया। मरकजी वजीर ने कहा कि वो मोदी हुकूमत की कामयाबियों को बताने के लिए अवाम के दरमियान जाएंगे। श्री राम का आशीर्वाद पहले भी उनके साथ था और आइंदा भी उनके साथ रहेगा। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। देश का वातावरण मोदीमय हुआ है, राममय हुआ है और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से गरीबों का कल्याण, देश का विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ, देश की जनता ने मन बनाया है। तीसरी बार मोदी सरकार लाएंगे, 400 पार करके दिखाएंगे, मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। और इसके साथ ही मरकजी वजीर ने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क की मईशत को जिन खराब हालात में छोड़ा था, हमने अब इसे दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना दिया। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था शीघ्र होने वाली है और ईमानदारी के साथ सरकार जो चलाई उसका कल हमने श्वेत पत्र जारी करके भी दिखाया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 वर्षों में कांग्रेस के द्वारा जो खराब हालत में देश की अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे, चरमराती लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे, हमने ईमानदारी के साथ उसको दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। कांग्रेस के समय घोटाले होते थे, बैंकों को हाशिए पर लाया गया, 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 12 के 12 बैंक मुनाफे में आए। ये मोदी सरकार की नीतियों के कारण हुआ। शहरियत तरमीमी कानून CAA जल्द नाफिज हो जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक प्राइवेट चैनल के प्रोग्राम में कहा कि CAA मुल्क का कानून है और इसे नाफिज करना होगा। अमित शाह ने कहा कि इस कानून को इंतखाबात से पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा। उन्होंने वाजे किया है कि शहरियत कानून के तहत कोई भी अपनी शहरियत नहीं खोएगा। CAA देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। चुनाव के पहले ही CAA को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। ये भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। और ET नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मोदी जी की जात पर राहुल गांधी का झूठा बयान शर्मनाक और काबिले मजम्मत है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क की तमाम OBC बिरादरियों की तौहीन है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी जैसे महान नेता की जाति पर कोई चर्चा कर रहा है। उनको जाति क्या है, ब्लॉक क्या है वो ही मालूम नहीं। मोदी जी ने कहा कि मैं OBC हूं। OBC ब्लॉक होता है, जाति नहीं होता है। राहुल जी को शायद इनके टीचरों ने समझाया नहीं है। और जहां तक जाति का सवाल निकाला है तो मैं आज देश के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, बड़े भारी मन से मैं स्पष्टता कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री, इतने यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया जिसको लीडर मानती है, वो लीडर की जाति के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव का इफ्तिताह किया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मुनक़िद ये मेला 18 फरवरी तक जारी रहेगा। मेले में कबायली विरसे के तनव्वु की भरपूर नुमाइश की जा रही है। आदि महोत्सव में कबायली फ़नून, दस्तकारी, कुदरती मसनूआत और मज़ेदार कबायली पकवानों के 300 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस मौके पर उन्होंने कबायली बिरादरी के लिए वेंचर कैपिटल फंड का भी आगाज किया, जो कबायली बिरादरी को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ने में मदद देगा। Venture Capital Fund for Scheduled Tribes
एसटी समुदाय के लोगों में उद्यमिता और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समुदाय के युवा इस योजना का लाभ लेकर नए उद्यम स्थापित करेंगे तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा कि तालीम और अच्छी सेहत इंसान की हमजहत तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। सदर ने कहा कि स्किल सेल अनीमिया कबायली बिरादरी के लोगों के लिए एक संगीन मसला है, जिससे निपटने के लिए हुकूमत एक मिशन चला रही है। किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छी शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। सिकिल सेल एमोनिया जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए गंभीर समस्या है। इसे दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत प्रभावित क्षेत्र में 40 वर्षों तक की उम्र के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में 1,20,000 से अधिक बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 5 छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत प्रतिवर्ष 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे जा रही है। और अपने खिताब में प्रधानमंत्री कबायली इंसाफ मुहिम का हवाला देते हुए सदर ने कहा कि ये मुहिम कमजोर कबायली गुरोहों के लोगों को इंसाफ और मसावात फराहम करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदि महोत्सव कबाइल के तर्ज जिंदगी, फन और हुनर को जाहिर करने का त्यौहार है। और खेल की खबरों में इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के बकिया 3 मैचों के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। हिंदुस्तानी तजुर्बेकार बल्लेबाज विराट कोहली जाती वजूहात की बिना पर आखिरी 3 टेस्ट मैचों के लिए भी दस्तयाब नहीं है, तो वहीं KL राहुल और रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। ताहम प्लेइंग 11 में खेलना उनकी फिटनेस पर मुनहसिर होगा। और फास्ट बॉलर आकाशदीप को टीम में जगह मिली है। उन्होंने भारत के लिए अभी तक कोई मैच नहीं खेला है। श्रेयस अय्यर इस टीम का हिस्सा नहीं है। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। तीसरा टेस्ट मैच 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा। चौथा टेस्ट 23 फरवरी से रांची में, जबकि आखिरी टेस्ट 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा। हिंदुस्तानी टीम कुछ इस तरह से है। रोहित शर्मा कप्तान होंगे, जसप्रीत बुमराह नायब कप्तान होंगे, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, KL राहुल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जोवेल, विकेटकीपर KS भरत, विकेटकीपर RK अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और आकाशदीप। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।